अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई है, हमने अब कंप्लीट एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप डन कर लिया है। तो आज से हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे और आज हमारा पहला लेक्चर जो जावास्क्रिप्ट का है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देख लिया कि हमने आज से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, ठीक है। और हमने पीछे एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप कर लिया है। इनकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने चेक कर लेनी है। उस पर कंप्लीट कोर्स रेडी है, ए टू जी। आप वहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। और जब आपकी वो चीज़ डन हो जाए तब आपने इस प्लेलिस्ट पे आना है, क्योंकि यहाँ से हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि जावास्क्रिप्ट है क्या, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि ये हाई लेवल में कुछ लो लेवल होती हैं और कुछ हाई लेवल होती हैं। हाई लेवल क्या मतलब होता है कि वो इंग्लिश से और ह्यूमन लैंग्वेज से सिमिलर होती हैं, हमें समझ में आती हैं वो बातें। एक लो लेवल होती हैं, वो हमें इतना समझ में नहीं आती, ठीक है। वो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम वेबसाइट बनाते हैं और उसमें जो मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है HTML, दूसरा होता है CSS और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें से कंपोनेंट है वो जावास्क्रिप्ट है। और इसके अलावा जो इसका एक्चुअल काम होता है ना, वो ये होता है कि जो यूज़र है वो वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सके रियल टाइम में, ठीक है। यानी कि अगर उसने उस वक्त कुछ किया वेबसाइट पे तो कुछ हो भी। जैसे हम पहले HTML CSS कर रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है कि हमने एक चीज़ बना के रख दी, बस इसके बाद वो कुछ नहीं कर रहा क्लाइंट। यानी यूज़र जो भी वेबसाइट देख रहा है वो कुछ कर नहीं सकता वेबसाइट के साथ। मोस्टली बस होवर कर सकता है या क्लिक कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद होगा कुछ नहीं। तो वो जो एक्चुअल में काम होना है ना, रियल टाइम का मतलब होता है उसी वक्त, वो जावास्क्रिप्ट करता है, वो जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है। जावास्क्रिप्ट दोनों किस्म का काम कर सकता है, क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी। अब क्लाइंट साइड क्या होती है और सर्वर साइड क्या होती है वो हम देख लेते हैं। क्लाइंट साइड ये होती है कि अगर हमने वेबसाइट पे यानी ब्राउज़र पे, यानी जैसे क्रोम एक ब्राउज़र है, उस पर हम कोई काम कर रहे हैं ना, वो क्लाइंट साइड है। यानी कि हमने जावास्क्रिप्ट लिखी, और वो लिखी इसलिए कि जो यूज़र यूज़ करेगा ना वेबसाइट हमारी क्रोम के ऊपर, तो वहाँ पे जो उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस तरह के काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड की, ठीक है। और उससे हमारा क्या होता है, जो यूज़र होता है उसका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर होता है। इसी तरह अब क्लाइंट साइड के जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, यानी उन्होंने जावास्क्रिप्ट की एक लैंग्वेज लिखी और उन्होंने क्या किया, उसकी जो फ्रंट एंड क्लाइंट साइड के लिए यूज़ होना है उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बना दिए। जैसे कि रिएक्ट आपने सुना होगा, एंगुलर होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने क्लाइंट साइड के लिए यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर लें, ठीक है। और अगर आपने सर्वर साइड के लिए यूज़ करना है तो आपके लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि क्लाइंट साइड, अभी सर्वर साइड पे मैं बाद में आता हूँ। क्लाइंट साइड क्या होती है, जो हम ब्राउज़र के अंदर काम कर रहे हैं यूज़र के इंटरेक्शन के लिए, उसको हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहते हैं। और हम जावास्क्रिप्ट से वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हम इससे सर्वर साइड भी हैंडलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्लाइंट साइड समझ रहे हैं। और इसी तरह मैंने बताया कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, किसी भी एक चीज़ को उन्होंने ऑलरेडी करके रख दिया है उस वे में, और अब आपने उसको यूज़ करना है। जैसे हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया ना, तो वो CSS का फ्रेमवर्क था बूटस्ट्रैप। ऐसे ही रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो हमारे पास क्लाइंट साइड के फ्रेमवर्क्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो हैं रिएक्ट और एंगुलर। अच्छा, जावास्क्रिप्ट करता क्या है, जैसे अब देखें HTML में हमारे पास क्या था, ये ढांचा था सिर्फ, ओके हो गया। अब CSS में हमने क्या पढ़ा कि CSS से हम उस ढांचे को कपड़े पहना रहे हैं, उसका कलर सही हो रहा है और वो प्यारा लग रहा है। जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में क्या करेगा कि वो बंदा स्केट कर रहा है, वो बंदा कुछ कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट का ये काम है, ठीक है। जैसे जैसे हम फ्रेमवर्क्स देख रहे थे तो इसके डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क्स हैं। रिएक्ट है, एंगुलर है, जेक्यूरी है, मेट्रोलर है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हैं। और अब हम देखें कि हमारे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए कौन कौन सी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो सबसे बड़ी वेबसाइट गूगल, ठीक है। गूगल एक वेबसाइट या सर्च इंजन आप कह लें, वो बनी, उसमें यूज़ हुई है जावास्क्रिप्ट। यूट्यूब में जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ हुआ है। ईबे के अंदर ईबे एक स्टोर है, उसमें यूज़ हुआ हुआ है। विकीपीडिया में यूज़ हुई हुई है जावास्क्रिप्ट, फेसबुक में यूज़ हुई है, और अमेज़ोन में, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई हुई है। अच्छा, अब हम आते हैं क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड, ठीक है।
क्लाइंट साइड का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होता है। व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड ऑन अ वेब पेज इट इज एग्जीक्यूटेड इन अ वेब ब्राउजर्स, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट वर्क्स एज क्लाइंट साइड। यानी कि अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट के पेज के इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है, जो कि ब्राउज़र में है, तो हम उसको कहेंगे क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट कैन रन ऑन बोथ वेब ब्राउज़र्स एंड सर्वर्स। अब दो चीज़ें हैं, वेब ब्राउज़र्स यानी कि क्रोम वगैरह, और सर्वर्स जहाँ हमारा डाटा सेव होता है। तो वो कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउज़र्स के लिए भी यूज़ हो सकती है और सर्वर्स के लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। और अगर हम उसको सर्विस के लिए यूज़ करेंगे तो उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, अगर हम उसको क्लाइंट साइड के लिए यूज़ करेंगे तो उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे मैंने बताया था ना, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है क्लाइंट साइड का, ऐसे ही जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है सर्वर साइड के लिए वो है नोड जेएस, ठीक है। अब नोड जेएस के अंदर भी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है और रिएक्ट जेएस के अंदर भी जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रही है, वैसे ही जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर सीएसएस यूज़ हो रही थी। तो मैं जैसे आपको ये समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। अब अगर आप कहें ना कि हम डायरेक्ट जाके नोड जेएस सीख लें या डायरेक्ट जाके रिएक्ट सीख लें, तो वो सबसे गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती। अगर मैंने आपको बूटस्ट्रैप डायरेक्ट पढ़ाई होती ना फिर ठीक होता, फिर मैं आपको ये कहता जाके नोड जेएस सीख लें। मैंने आपको पहले सारा कुछ सीएसएस से समझाया है, फिर बूटस्ट्रैप से किया है। अब फ्रेमवर्क्स होते क्यों हैं या लाइब्रेरीज होती क्यों हैं? टाइम बचाने के लिए और एफिशिएंट काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होगा ना कि पीछे चल क्या रहा है। अब हमने बूटस्ट्रैप की क्लास लिखी मार्जिन ज़ीरो या M0, अब हमें पता नहीं है मार्जिन क्या है या मार्जिन ज़ीरो क्या है, तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते ना हम। तो हमने पहले सीएसएस में पढ़ा कि मार्जिन होती क्या है, कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है। फिर हमने उसकी एक शॉर्टकट पढ़ लिया कि अगर हम M0 बूटस्ट्रैप का भी यूज़ करेंगे तो काम वही होगा जो हम सीएसएस से करेंगे। इसी तरह हम पहले जावास्क्रिप्ट पूरी लर्न करेंगे उसकी बेस्ट तक, कि हमें हर चीज़ प्रोग्रामिंग की आ जाए। जब हमें आ जाएगी तो, क्योंकि जब हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, और जैसे बात है बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं तो उसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाए गए होते हैं जो टाइम बचाएं और एफिशिएंसी ज़्यादा लेकर आएँ, ठीक है, एज़ पर द टॉपिक। तो वो इसलिए हम यूज़ करते हैं। जब हमें जावास्क्रिप्ट पूरी आती होगी, उस पर ग्रिप होगी, फिर हम रिएक्ट जेएस पे जाएंगे या फिर हम नोड जेएस को सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने ये जावास्क्रिप्ट की इम्पोर्टेंस है कि हमने जावास्क्रिप्ट सबसे पहले सही से लर्न करनी है, उसके बाद हमने कहीं और जाना है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पर वापस आते हैं। अच्छा, अब क्लाइंट साइड को तो हमें समझ आ गया कि हम जब वेब पेज या वेब ब्राउज़र के लिए कुछ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के साथ तो वो क्लाइंट साइड है। लेकिन अगर हम डेटाबेसेस के साथ खेल रहे हैं ना, डेटाबेस के अंदर कुछ कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर फाइल सिस्टम्स होते हैं, स्टोरेजेस होती हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जो हमने अभी नहीं पढ़ी, ना ही आपको उसमें डीप डाउन जाने की जरूरत है। जस्ट मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जावास्क्रिप्ट कितनी पावरफुल लैंग्वेज है, जो क्लाइंट साइड के लिए भी यूज़ हो सकती है और सर्वर साइड के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो अगर हमने डेटाबेसेस के लिए काम करना हो तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज़ हम कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेमवर्क क्या है? नोड जे। और अगर हमने क्लाइंट साइड के लिए, जो कि हम ऑलरेडी HTML CSS में सीख रहे हैं, वो करना है, तो वो हमारा क्लाइंट साइड में क्या होगा? रिएक्ट जेएस। इसी को दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो फ्रंट एंड और बैक एंड आप कह सकते हैं। तो अभी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का पहला फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे रिएक्ट, ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद। और अगर हमने बैकएंड डेवलपमेंट करनी हो तो हम नोड जेएस सीखेंगे। बैकएंड मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग, और फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। मैंने आपको आसान अल्फाज में भी ये समझा दिया। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इतनी पावरफुल है कि बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं सीखने को, हम जावास्क्रिप्ट पे ही क्यों मूव कर रहे हैं। तो उसका ये आंसर है कि इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं कि वो क्लाइंट साइड के लिए भी यूज़ हो जाती है और सर्वर साइड के लिए भी। सपोज़ करें आपने फ्रंट एंड सीख ली, पर आपका अब दिल कर रहा है कि आपने बैकएंड में जाना है, या आपको जॉब बैकएंड की मिल गई या आपको स्कोप ज़्यादा लग रहा है कि बैकएंड का ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी स्क्रैच से सीखना नहीं पड़ेगा, शुरू से सीखना नहीं पड़ेगा। आपके पास जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होगी, आपने जस्ट नोड जेएस का सर्वर सीखना है, सॉरी नोड जेएस का फ्रेमवर्क सीखना है, और आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। अब जैसे अगर हम किसी और लैंग्वेज की एग्जांपल लें, PHP है। PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है। अब अगर आप PHP सीखते हैं ना, तो आप सिर्फ बैकएंड का काम कर सकते हैं। और जब आपने फ्रंट एंड का काम करना है ना, अगर कोई क्लाइंट आ गया जिसको थोड़ा सा फ्रंट एंड भी चाहिए, आप वैसे बैकएंड डेवलपर है लेकिन आपको थोड़ा सा फ्रंट एंड करके देना है उसको, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट के साथ ही फ्रंट एंड करना पड़ेगा, या किसी और लैंग्वेज के साथ, PHP से नहीं होगा। यानी कि आपको दोबारा जावास्क्रिप्ट सीखनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम जावास्क्रिप्ट ही सीख लें और हम उसी से फ्रंट एंड भी करें, और अगर हमें नीड हो तो हम बैक एंड भी उसी में कर लें।
ठीक है, इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट को चूज़ किया है और हम इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट को ही लेके चलेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एडिंग जावास्क्रिप्ट, यानी कि हमने जावास्क्रिप्ट को अपने कोड में कैसे डालना है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को हम स्क्रिप्ट के टैग में डालते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास बॉडी का टैग है, हेड का टैग है ना, ऐसे स्क्रिप्ट का टैग है। ठीक है, जैसे CSS में स्टाइल का टैग था ना, ऐसे इसमें स्क्रिप्ट का टैग है। यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ, यानी कि हम एक से ज़्यादा भी स्क्रिप्ट डाल सकते हैं HTML में, बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं और हेड के अंदर भी डाल सकते हैं स्क्रिप्ट के टैग। अगर हमने जावास्क्रिप्ट को हेड के टैग के अंदर डालना हो, जैसे हम हेड के अंदर स्टाइल शीट के लिंक्स डालते हैं, या बूटस्ट्रैप का भी हमने CDN डाला था ना, ऐसे ही, तो हम HTML का टैग लिखेंगे, हेड लिखेंगे, और हेड के अंदर हम स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और उसके अंदर अपनी जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी वो लिख लेंगे, और सिंपल बॉडी के अंदर अपनी HTML लिखेंगे या CSS लिखेंगे। और अगर हमने जावास्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर लगाना है तो कैसे लगेंगे, हेड के अंदर हम नहीं लिखेंगे और बॉडी के अंदर हम अपना सिंपल अपनी HTML लिखेंगे, और जो जावास्क्रिप्ट हमने लिखनी होगी उसके लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका क्या है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, यानी कि जैसे हम CSS को इंटरनली यूज़ करते थे ना और एक्सटर्नल फाइल में भी यूज़ करते थे, इसी तरह जावास्क्रिप्ट को भी आप इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी, और एक्सटर्नल वाला ज़्यादा रिकमेंडेड है। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल बनाएंगे myscript.js, यानी कि उसकी एक्सटेंशन होगी .js, जैसे .css थी या .html थी, ऐसे .js, और उसके अंदर हम उस जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और उसको अपना अटैच कर लेंगे हेड के टैग के अंदर। जैसे ये इंडेक्स की हमारी फाइल है, इसके अंदर हमने उसको लिंक कर दिया स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अपने URL के हिसाब से, और एक्सटर्नल फाइल के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिख ली और वो इसके अंदर परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, थोड़ी सी कोडिंग करके देख लेते हैं कि हमने कैसे इसको डालना है अपने कोड के अंदर। हेड के साथ भी देख लेते हैं, बॉडी के साथ भी, और एक्सटर्नली भी देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी ये फोल्डर्स बने हुए हैं बूटस्ट्रैप, CSS और HTML के, अब हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के नाम से। इसके अंदर अब देखें, जावास्क्रिप्ट ना इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकती, उसको काम करने के लिए HTML की ज़रूरत है। जैसे CSS भी इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, आप स्टाइल्स देंगे तो किसको स्टाइल देंगे, स्ट्रक्चर को, तो HTML बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो HTML हमें लाजमी चाहिए, हर जगह चाहिए। तो हम यहाँ पे पेरेंट फोल्डर में इसमें चेक करते हैं, हमारे पास होगा। जावास्क्रिप्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, पहले HTML चाहिए होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास पूरा फोल्डर खुल गया। अब इसमें हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में। ठीक है, और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, फर्स्ट फाइल .js लिखेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर हम एक और फाइल बनाते हैं, इंडेक्स या फर्स्ट HTML पेज .html, फर्स्ट HTML पेज नहीं, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट पेज, JS लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म है JS। ये हमने इंडेक्स की फाइल भी बना ली। ठीक है, अब ये हमारे पास एक HTML की फाइल न्यू बन गई है और ये हमारे पास JS की फाइल भी है। ओके, हो गया। अब हमने क्या करना है, हम पहले इंटरनली देखते हैं। ठीक है, ये हमने हेड के अंदर अगर स्क्रिप्ट लगानी हो तो हम कैसे लगाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं H1 दिस इज़ माय फर्स्ट JS पेज। ठीक है, इसको हम अपने ब्राउज़र में भी रन कर लेते हैं, सिंपल तरीका है, इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं निकालनी है, वैसे ही HTML की फाइल खोलनी है जैसे हम पहले खोलते थे। ठीक है, ये खुल गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने जावास्क्रिप्ट जाके लिखते हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हेड के अंदर हमारा पहला तरीका था ना, हेड के अंदर हमने स्क्रिप्ट का टैग लिखना है, वैसे ही जैसे हम सिंपल सारे टैग लिखते हैं, स्क्रिप्ट शुरू और ये स्क्रिप्ट से बंद। ठीक है, सिंपल जैसे HTML में मैंने टैग लिखने सिखाए थे ना, कि टैग कैसे लिखते हैं, वैसे ही पहले ओपनिंग टैग और फिर क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम लिख लेते हैं कोई भी अब जावास्क्रिप्ट में मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ये एक अलर्ट है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, पर अभी मैं जस्ट ऐसे आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट कैसे चल रही है। ठीक है, अभी हम सिंटैक्स को देख रहे हैं, हेलो
ये अब हमने सिर्फ स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यही लिखा है। अब हम अपने पेज पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये एक हमारे पास अलर्ट आ गया है जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, जो अभी हमने अपने कोड में लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जाके दोबारा लिखें हेलो वर्ल्ड, हेलो स्मैश कोड, जाके हम रिफ्रेश करें तो क्या आ गया, हेलो स्मैश कोड। ये एक अलर्ट है, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी हेड के अंदर यूज़ किया। अब इसी को अगर हम उठा लें और इसको हम बॉडी के अंदर यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, मोस्टली कॉमनली जो प्रैक्टिस है वो बॉडी में अगर आपने यूज़ करना है ना, तो ये सबसे लास्ट पे हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। कोई ज़रूरत हो के ऊपर यूज़ करना है तो आप कर भी सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, रोक नहीं है, लेकिन मोस्टली यही अच्छी प्रैक्टिस है कि पहले पूरा पेज लोड हो जाए। आपको पता है कि लाइन बाय लाइन पेज लोड होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे 50 किस्म के हेड के टैग है ना, तो पहले वो इस लाइन को उठाएगा, फिर अगली लाइन को, फिर अगली लाइन को, फिर अगली लाइन को, यानी कि 4 है ना, पहले वो पहले वाले को उठाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे, पर होता ही सारा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो आपको लगता नहीं है। लेकिन पहले वो 17 नंबर लाइन को उठाएगा, फिर 18, फिर 19, फिर 20। सपोज करें आपने ये जो ये जो टैग लगाया स्क्रिप्ट के अंदर, आपने कोई ऐसा काम किया जो 50वीं लाइन पे होना है, ठीक है। अगर आप उसको शुरू में कर देंगे, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, अभी 50वीं लाइन लोड ही नहीं हुई, तो वो पहले लोड हो जाएगा, तो फिर वो मसला हो जाएगा। इसलिए हम इसको एंड पे लिखते हैं कि पहले पूरा पेज लोड हो जाए, पूरे पेज के कंटेंट लोड हो जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट उस पर परफॉर्म हो, ठीक है। पर मोस्टली हम तो एक्सटर्नल फाइल में ही यूज़ करेंगे। वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो कि आपने इंटरनली यूज़ करनी हो, तो हम बॉडी का बिल्कुल ऊपर, यानी जहाँ बॉडी ख़त्म हो रही है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारा दूसरा तरीका है, जिसमें हम थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हेलो कोड आ रहा है, तो यहाँ पे हमने दो तरीके देख लिए कि हम जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे लिख सकते हैं। तीसरा तरीका हमारा क्या है, इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ से, और जो हमने एक फ़ाइल बनाई थी हम उसमें चलते हैं और उधर वापस लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये फाइल में लिख तो दिया है, अब हम जाकर रिफ़्रेश करें अगर, तो कुछ आया नहीं, अलर्ट आया नहीं हमारे पास। तो इस फाइल को इसके साथ लिंक भी तो करना था ना, और हमने लिंक करना पहले से सीखा हुआ है CSS के अंदर, ठीक है। तो हम इसको लिंक करते हैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। हमने ये देखें स्क्रिप्ट का टैग हेड के अंदर लिखा है, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट दिया SRC का, और स्क्रिप्ट का टैग बंद कर दिया। स्क्रिप्ट के टैग के बीच में कुछ नहीं लिखा, SRC के अंदर आपने जस्ट उस फाइल को लिंक कर देना है जहाँ पे वो पड़ी होगी, उसका एड्रेस देके। एड्रेस कैसे देते हैं ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हुआ है, क्योंकि वो फाइल बिल्कुल उसी फोल्डर में उसी का सिबलिंग है, तो हमने उसको सिंपली उसके साथ लिंक कर दिया। अब जैसे हम जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये अभी नहीं चला। अब देखते हैं हमारे पास कि मसला कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मसला भी आएगा, आपने घबराना नहीं है। हम अब देखते हैं कि मसला आ कहाँ पर है। अच्छा, अब ये देखें, जब हमने इंटरनली यूज़ करनी है ना जावास्क्रिप्ट, तो हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हम एक्सटर्नल फाइल में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे टैग नहीं होते। जैसे CSS की अगर हम एक्सटर्नल फाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टैग तो नहीं ना यूज़ करते हैं, वहाँ पे सिंपल जाके हम CSS लिख देते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अब अगर हम एक्सटर्नल फाइल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने सिंपली जाके अपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन या जावास्क्रिप्ट लिख देनी है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ टैग यूज़ किया हुआ था इसलिए उसने चलाया ही नहीं, तो यही आपका एरर था। अब हम जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें उसने उसी वक्त चला दी। अब आप क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करें, तो आपको एक और चीज़ भी गाइड कर देता हूँ कि आपके पास एरर भी आएंगे, इश्यूज़ भी आएंगे, मसले भी आएंगे, और वो मसले हल भी नहीं हो रहे होंगे, पर आपने उससे घबराना नहीं है और ट्राई करना है, देखना है, अपने कोड को रिव्यू। अभी हमने क्या किया, हमने जस्ट अपने कोड को रिव्यू किया और हमें मसला समझ आ गया। पैनिक नहीं करना और अपने कोड को रिव्यू करना है, और इंशाल्लाह वो मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट असल जो आपका ये कोर्स का जो मेन जो कह लें कि पर्पज़ है ना, वो जावास्क्रिप्ट है। HTML और CSS बेसिक चीज़ें थी, उसमें कोई मसला नहीं था, वो एक स्टाइलिंग थी, एक स्ट्रक्चर था। असल जो आपका यानी कि मेन पर्पज़ है ना इस कोड को करने का, इस कोर्स को करने का, वो जावास्क्रिप्ट है, जिसने ज़्यादा वेटेज है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट आपको आ जाएगी ना, उसके आगे का भी सफ़र बहुत आसान है, उसके पीछे का भी सफ़र बहुत आसान है। तो आपने इसमें हिम्मत नहीं हारनी, और इसमें जब भी कोई मसला आए अपने घबराना नहीं, अपने बस उसका मसले का हल निकालना है, ठीक है। और एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हमने इसके बाद सेमी कोलन भी लगाना है, ठीक है। अब
अभी तो हम लिखी एक लाइन रही है ना, तो आपने सेमीकोलन भी यहाँ पे लगाना है। अभी चलें इसको हम एक दफ़ा इग्नोर करते हैं, इसको हम आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आपने, वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने इन मसलों से घबराना नहीं है, ठीक हो गया। हमने जो भी इश्यूज़ आए उसको कोड को रिव्यू करना है, आपको कोड की समझ आ जाएगी कहाँ पे मसला है। सारे कोड को रिव्यू करना पड़े, सारे कोड को रिव्यू करें और उसके बाद उस मसले का हल निकालें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।